You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. Hello and welcome to a very special segment today. We are going to talk to someone very special. हम उनका नाम लेंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि कितनी टावरिंग पर्सनालिटी है. He is none other than मणिशंकर अय्यर साहब. बहुत लंबा अरसा उन्होंने हिंदुस्तान की फॉरेन सर्विस में किया, फिर राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट में काम किया और अब उनकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बुक सामने आई है, मेमोयर्स ऑफ अ मैवरिक. तो उसके ऊपर हम बात करेंगे और उनका जो खास तौर पे पाकिस्तान से प्यार है, क्योंकि उनकी उस किताब में भी एक चैप्टर है पाकिस्तान पे, तो उनके साथ हम इन तमाम बातों पे बात करेंगे. मनी साहब, थैंक यू वेरी मच सर. एक तो हिंदुस्तान में काफी लेट है, फिर भी आपने हमसे बात करने के लिए राजी आप हुए. हम उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में. मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये श्रेय मुझको पहुंचाया, ये फख्र मुझे पहुंचाया कि आपके अपने प्रोग्राम में मुझे शामिल किया. शुक्रिया. नहीं सर, फख्र हमारा है. अच्छा, अपनी बुक जो है, ये जो जगरनॉट पब्लिशिंग ने अभी पब्लिश की है आपकी मेमोयर्स ऑफ अ मैवरिक, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए और फिर हम आपके साथ जो है थोड़ी और भी प्यार की बातों की तरफ आगे चलेंगे. ऐसा है कि बहुत साल पहले सन 2015 में ये जगरनॉट बुक्स की जो पब्लिशर है, फाउंडर पब्लिशर, एक नौजवान लड़की चिकी सरकार, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी आत्मकथा, हम हिंदी में कहते हैं, हम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखे. तो मैं तो हैरान हुआ. मैंने कहा कि मैंने तो कुछ खास किया नहीं है जिससे कि जिसके आधार पर मैं कहूं कि मैं अपनी आत्मकथा बताऊं. तो सोनिया गांधी भी वही थी और उन्होंने कहा कि नहीं आप लिखिए. और वहां से मुझे पता लगा कि उनका कोई इरादा नहीं था कि मुझको पार्टी पॉलिटिक्स पे कोई जगह दे. इसलिए वो मुझसे कह रही थी कि आप अपने आत्मकथा लिखे. तो पहले तो 2-4 साल मैंने सोचा इसके बारे में, लेकिन कुछ लिखा नहीं. फिर कोविड का लॉकडाउन आया और कोविड के लॉकडाउन के दौरान मैंने कुल मिलाकर 4.5 लाख शब्द, अल्फाज लिखे. और उसको देखकर चिकी सरकार ने मुझसे कहा कि मैंने तो कहा अपने मेमोइर्स लिखिए और आपने तो वॉर एंड पीस निकाला है. तो फिर पूरे 2 साल लग गए उनको मुतमईन करने में कि 4.5 लाख जो वर्ड्स है उसको हम 1.5 लाख नहीं बना सकते. तो अंत में जाकर हम इस फैसले पर पहुंचे कि 3 किताब होंगे कि पहले 50 साल मेरी जिंदगी के वो पहले छपेगा, उसके बाद राजीव जी के जो प्राइम मिनिस्टरशिप था उसके बाद वो दूसरा छपेगा, और कि तीसरा जो 1991 से लेकर, मतलब जब से कि मैं 50 साल का बना तो तब पॉलिटिक्स में आया और उस जिंदगी, मेरी राजनीतिक जिंदगी, मेरी सियासी जिंदगी, उसके बारे में मैंने उसमें लिखा है और वो शायद अगले साल ही छपेगा. तो फिलहाल मेरे 50 साल जो ज्यादातर फॉरेन सर्विस में था और जिसके दौरान मैं 3 साल पाकिस्तान में रहा, और उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, मैं बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हुआ. और इसलिए शायद तकरीबन 100 पेजेस मेरी जो 3 साल थे पाकिस्तान में, उसके बारे में मैंने लिखा है. और इसके बावजूद कि हमारे पब्लिशर ने बहुत कुछ काट लिया उससे, जो कि मैंने QR कोड के जरिए अपने वेबसाइट पर लगा दिया है जो उन्होंने काटा था. लेकिन ये संक्षिप्त जो इन ब्रीफ जो आपके सामने पेश है वो खुद तकरीबन 70-80 पेज तक पहुंच जाता है. जी. अच्छा सर, आप काउंसिल जनरल थे इंडिया के कराची में, तो अब आपने जब जिक्र कर ही दिया कि पाकिस्तान के ऊपर आपने लिखा है, तो जरा बताइए कि पाकिस्तान में जब आप इंडियन डिप्लोमेट थे कराची में, तो वहां पे आपने पाकिस्तानियों को कैसा पाया, नंबर 1, एंड नंबर 2,
आपने क्या डिप्लोमेसी कुछ करने की कोशिश की, कुछ अब दोनों देशों के बारे में बात की कि दोनों देशों को मिलके बैठना चाहिए, ये टेररिज्म जैसी फजूल बातें जिससे कि खुद पाकिस्तानी लड़ाई कर रहे हैं उसको छोड़ के हमको ट्रेड और कल्चर और इसके बढ़ावे की तरफ जाना चाहिए? तो प्लीज ये दोनों बातों के बारे में जरा थोड़ी सी रोशनी डालिए। जरूर। जो बुनियादी बात है जो कि आप और आपके दर्शकों को समझना चाहिए वो ये है कि हमारा एम्बेसी था इस्लामाबाद में और उनका काम था सरकार से संपर्क रखना, और कौंसल खाना जब खोला गया उसका काम हुकूमत से नहीं लेकिन आम जनता से, आम आवाम से संपर्क रखने का था। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो और शायद सारे आपके दर्शक जानते होंगे, कराची ही वो शहर था जहां की हिंदुस्तान से निकले हुए महाजिर बहुत ही बड़े पैमाने पर पहुंचे, और जो पहले सिंध के लोग थे कराची में उनकी संख्या बहुत छोटी हो गई और वो एक अक़लियत बने। और ये जो महाजिर लोग कराची आए थे उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को हिंदुस्तान में छोड़कर पाकिस्तान की तरफ चले। तो इसलिए उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि उनको इजाजत दिया जाए हिंदुस्तान जाने का और हिंदुस्तान में अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से मिलने का। तो मैंने अपने काम को ये समझा कि सबसे बड़ी प्राथमिकता, सबसे बड़ा प्रायोरिटी मुझे इसी काम को देना चाहिए कि कैसे इन लोगों को वीजा दिलवाया जाए। और पहले 6 महीने के अंदर मैंने 1 लाख वीजा उपलब्ध किया और 3 साल के दौरान ये नंबर जो है ये 3 लाख तक पहुंचा। और ये कहने की बहुत जरूरत है कि 3 लाख वीजा दिया लेकिन भारतीय पुलिस के तरफ से कोई एक शिकायत मुझे नहीं मिली। मतलब जो पाकिस्तानी हिंदू हिंदुस्तान जाना चाहते थे उनके नेक इरादे थे और वो कुछ जासूसी करने के लिए नहीं जा रहे थे या कुछ हंगामा करने के लिए नहीं जा रहे थे। तो इसलिए मैंने इसका इंतजाम किया। और कैसे किया? जबकि वीजा ऑफिस खुला मेरे कराची पहुंचने की कोई 2-3 महीने बाद, तब मैंने देखा कि जबकि ऐलान हुआ कि ऑफिस खुल रहा है तो कम से कम 1000 लोग हमारी कौंसल खाने के इर्द गिर्द पहुंच गए थे और कुछ लोग कहते हैं कि 5000 तक थे। तो सवाल उठा कि इनको कैसे संभालें। तो मैं गया उनके बीच में और एक बहुत बुढ़ी औरत मुझे मिली जो कि रो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप रो क्यों रही हो? और उन्होंने कहा कि 2 दिन से मैं यहाँ बैठी हूँ और फिर मुझको पाखंदा जाना पड़ा और मैं कंटोनमेंट स्टेशन को गई और अब जो मैं वापस आई हूँ यहाँ के लोग कह रहे हैं कि मुझे फिर इस क्यू के आखिर में जाना है, तो इसलिए मैं रो रही हूँ। तो तब वही मैंने तय किया कि हम तकरीबन 300 वीजा हर दिन जारी कर सकते हैं। तो जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर एक तारीख लगाएंगे। मिसाल के तौर पर पहले तारीख अप्रैल को 300 फॉर्म हम बांटेंगे, फिर जो अगले 300 फॉर्म है उस पर छापा जाएगा अप्रैल 2 और फिर जो 300 आते हैं उस पर छापा जाएगा अप्रैल 3। और यदि ये लोग मेरे ऑफिस आए सुबह 9 और 10 के बीच में और अपना वीजा एप्लीकेशन को दर्ज करें तो तब शाम को 4 और 5 बजे के बीच में वो वापस आए तो उनको वीजा के साथ पासपोर्ट वापस करेंगे। शुरू में तो मेरे ख्याल में कोई इस पर भरोसा नहीं रख रहा था, लेकिन रफ्ता रफ्ता जैसा कि हमने कहा कि हम अपने वायदा को पूरा कर रहे हैं, तब इस पर बहुत भरोसा बढ़ा। और जबकि आखिरी 1 लाख वीजा
को जारी मैंने किया, तो तब मैंने उस व्यक्ति को, उस हैसियत को मैंने 3 दार्जिलिंग चाय दी और उसके वीजा फी को माफ किया। और वहां नारे लगने लगे, हिंदुस्तान के कौंसल जनरल जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये कहने लगे कि यहाँ कोई पाबंदी नहीं, यहाँ कोई रिश्वत नहीं। तो इससे भारत को एक अच्छा नाम मिला हमारे पाकिस्तानी दोस्तों में से। और एक बार उस ऑफिस को, वीजा ऑफिस को मैंने संभाल लिया था, तो तब मैं लोगों से मिलने लगा। और अंत में जाकर जो बड़े से बड़े सियासतदान थे उनसे भी मेरी दोस्ती बढ़ी। मिसाल के तौर पर हफीज पीरजादा, गुलाम मुस्तफा जतोई, मुमताज भुट्टो, ऐसे लोगों से, नुसरत भुट्टो को भी मैं जानता था। बेनजीर हमारे पड़ोस में रहती थी, तो उनसे भी हम वाकिफ हो गए। रसूल बख्श तालपुर जो वहां सिंध के फर्स्ट मिनिस्टर बने, उनको भी मैं बहुत अच्छा जाता था। जो अब्दुल सत्तार अफगानी, उनसे मेरी बहुत दोस्ती बनी। और फिर इन बड़े बड़े लोगों को छोड़कर जो सिंध क्लब के मेंबरान थे उनसे मैंने दोस्ती की। और फिर रईस अमरोवी साहब ने पाक हिंद प्रेम सभा शुरू किया था, तो उनसे भी मैंने दोस्ती की। और फिर क्योंकि आम लोग बहुत आते थे, रेहड़ी वाले और जो बाल काटते थे और जो जूते को पॉलिश करते थे, इन लोगों से, और दुकानदार जो थे, उन सब से मिलने का प्रयास मैंने किया। और इससे मैं आपकी जो आवाम है, पाकिस्तान की आवाम है, आम आवाम है, उनसे मैं वाकिफ हुआ। और मुझे पता लगा कि पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जो कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। साथ साथ मैं सिंध में मैंने काफी दौरा किया और वहां देखा कि जो सिंधी लोग हैं उनको भी कोई इतराज नहीं है हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते रखने के लिए। और हालांकि मुझे बलूचिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, वहां के जो अहमद नवाज बुख्ती जैसे, जो अकबर बुख्ती के भाई थे, छोटे भाई थे, उनसे मैं बात करता था, मीर नबी बख्श जहरी से, गौश बख्श बिज़ेंजो से। और पता लगा कि बलूचिस्तान में भी हिंदुस्तान के लोग को वो चाहते हैं। वैसा ही वहां पख्तूनख्वा से, जो उस जमाने में NWFP कहलाता था, वो लोग कराची आते थे। और जब मैं उन पठानों से मिलता था, वो तो चाहते थे कि हिंदुस्तान से दोस्ती करे। रहा पंजाब, और पंजाब के साथ मेरे रिश्ते ज्यादा नहीं थे तब, लेकिन पिछले 40 साल में मैं तकरीबन 40 मरतबा पाकिस्तान हो आया हूँ। और इसलिए लाहौर, इस्लामाबाद इत्यादि, अबोटाबाद मैं गया हूँ, मरी गया हूँ, और लोगों से मैं मिला हूँ, पंजाबी लोगों से। और तब वहां पता लगता है कि उनके लिए हिंदुस्तान का मतलब जो पूर्व पंजाब है, जो ईस्ट पंजाब है, वही हिंदुस्तान वो समझते हैं। और पंजाबियों के साथ वो अपना रिश्ता रखना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि जबकि बहुत बड़े पैमाने पर, और जिस पार्टी से भी जुड़े हुए हों, जमात इस्लामी से लेकर PPP तक, जबकि आम आवाम हमसे दोस्ती करना चाहती है, तो हमें भी दोस्ती का हाथ उनके तरफ दिखाना चाहिए। और उस आधार पर और उस बुनियाद पर शायद जो सरकारों के बीच में बहुत बड़े मतभेद हैं, उसका हल निकल सकता है। अच्छा मनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में बताई जो आपकी वहां पे लोगों के साथ पाकिस्तान में इंटरेक्शन थी। आपने तकरीबन 26 इयर्स जो है फॉरेन ऑफिस में गुजारे हैं। आप हिंदुस्तान के वन ऑफ द वेरी जो है डेकोरेटेड डिप्लोमैट्स रहे हैं। तो जिस वक्त राजीव गांधी जी के जमाने में भी, और उससे पहले भी, उसके बाद भी, जब कांग्रेस के जितने भी लीडर्स के साथ बात होती थी, तो उसमें यह नहीं कहा जाता था कि ये जो एक मुद्दा है बीच में कश्मीर का, इसको किसी भी तरह से जो है संभाल के हल करके हमको अब आगे को बढ़ना है। जैसे कि
कनाडा और अमेरिका जो हैं बहुत क्लोज फ्रेंड्स की तरह आगे चलते हैं, तो हमको भी वैसे ही आगे चलना चाहिए। और एक बीच में वक्त आया था मुशर्रफ साहब के जमाने में और वाजपेयी साहब के जमाने में, जब कहा जा रहा था कि एवरीथिंग राजीव की बात करें। जी ठीक है, ओके, हम राजीव की बात करें जी, और फिर हम मुशर्रफ पर आए। ठीक है सर, ओके ओके, नहीं तो मेरा जवाब बहुत लंबा हो जाएगा। ओके सर, ओके ओके। जब राजीव जी प्रधानमंत्री बने तो हमारे राजनीतिक मतलब सियासी रिश्ते पाकिस्तान से भी बुरे थे और चीन से भी बुरे थे, और उन्होंने तय किया कि कुछ करना चाहिए इन रिश्तों को बेहतर करने के लिए। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट जियाउल हक हुआ करते थे, और जियाउल हक हालांकि पाकिस्तान की आवाम उनको बहुत चाहते नहीं थे, जियाउल हक इतना चाहते थे कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बेहतर बनाएं कि वो 6 मरतबा हिंदुस्तान का दौरा उन्होंने किया बिना ये कि कोई भी इंडियन पॉलिटिशियन मतलब प्राइम मिनिस्टर के लेवल के वो पाकिस्तान जाए। तो जब राजीव पीएम बने तो जिया साहब से मिले थे, पहले मॉस्को में, उसके बाद बास जगह में मिले, और फिर दिसंबर 1985 को जियाउल हक हिंदुस्तान आए एक ही दिन के लिए, लेकिन कुछ चंद घंटे की बात के आधार पर की बुनियाद पर एक स्टेटमेंट तैयार किया गया जिसमें बताया गया कि कौन से कदम उठाए जाएंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को बेहतर बनाने का। और उस बुनियाद पर हम आगे बढ़े 3-4 साल। लेकिन 88 अगस्त में आप जानते हैं कि जियाउल हक साहब का एयर एक्सीडेंट हुआ, एक हादसा हुए जिसमें कि उनका निधन हुआ और वो नहीं रहे और बेनजीर प्राइम मिनिस्टर बने। और बेनजीर जी के प्राइम मिनिस्टर बनने पर हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल बना कि लोग कहने लगे कि ये तो एक नौजवान है, पार्टीशन के बाद वो पैदा हुई थी, इसलिए हम कोशिश करें कि इनके साथ हम अच्छे रिश्ते बनाएं। तो राजीव जी ने तय किया कि सार्क समिट के लिए वो पाकिस्तान जाएंगे, और आगे से तय किया गया था कि सार्क समिट खत्म होने पर चंद घंटे वो पाकिस्तान में रह जाएंगे ताकि उसको बायलैटरल विजिट कहा जाए। तो जबकि पीएम जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान गए थे 1960 में और राजीव जी गए 1988 में, ये 28 साल के दौरान कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं गया था, तो वो बने सबसे पहले। और ये जो एक दोपहर बेनजीर से उनकी बात हुई तो बेनजीर ने अर्ज किया कि आप दोबारा आइए और फिर इसको एक स्टेट विजिट बनाएंगे। तो 16 जुलाई 1989 को मैं भी उनके साथ था, हम पाकिस्तान पहुंचे और उस समय बहुत अच्छी बातें हुई, और ये दोनों ने ये तय किया कि क्योंकि हम दोनों की जनता, हम दोनों की आवाम जो है वो एक दूसरे के साथ दोस्ती चाहती है, इसलिए सरकारों का फर्ज बनता है कि जो मतभेद है उनका हल निकाले और अच्छे रिश्ते कायम करे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन उनके राजीव के हिंदुस्तान वापस आने पर 2-3 महीने के अंदर वो इलेक्शन में हार गए, और फिर 1 साल के अंदर बेनजीर को हटाया गया। और राजीव ने एक इंटरव्यू में बताया, अगस्त 90 की बात है, उन्होंने उसमें कहा कि हमारे लिए बेहतर है कि जो भी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पाकिस्तान में रखता है उसके साथ हम बात करें तो कुछ हल निकल सकता है, और जहां वीक गवर्नमेंट होती है तो उसके साथ बातचीत तो और आसान है, लेकिन जिस फैसले पर हम आते हैं उसको वो सरकार वहां उसको तय नहीं कर सकती है। तो जो जिया के साथ
हमारे रिश्ते थे वो बेहतर हो रहे थे, और शायद ये हादसा नहीं होती थी तो राजीव और जिया उल हक सियाचिन का जो मसला है उसका हल निकाल लेते और फिर आगे बढ़ते। फिर बाद में जाकर हमने देखा कि बेनजीर तो अच्छे रिश्ते चाहती थी, लेकिन उनमें इतना बल नहीं था कि बाकियों को और खास तौर पर आर्मी को वो मुतमईन करे। लेकिन बाद में जाकर जबकि मुशर्रफ साहब आपके प्रेसिडेंट बने और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने एक बहुत अहम फैसला किया कि बाकी चीजों को छोड़िए, कश्मीर पर बात हो। और कश्मीर पर बात करने के लिए हमारे तरफ से जो जाने माने सफीर थे सतेंद्र कुमार लांबा, उसको हमने नामांकन किया, और आपके तरफ से मतलब पाकिस्तान के तरफ से तारिक अजीज को बताया गया कि वो आपके दूत होंगे, आपके सफीर होंगे। और ये दो लोग बहुत ही गुप्त तरीके से सीक्रेट टॉक्स उन्होंने बाज जगह किए, बैंकॉक गए, एम्स्टरडेम गए, पता नहीं और कहां दुनिया में घूमे, लेकिन उनकी जो बात चल रही थी जिसका काफी जिक्र है, खुर्शीद कसूरी जी जो फॉरेन मिनिस्टर थे तब, उनकी आत्मकथा में नाइदर अ हॉक नॉर अ डव, उसमें बहुत तफसील में लिखा है। और सती लांबा ने अपनी आत्मकथा अभी हाल में लिखी है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस अंडर 6 प्राइम मिनिस्टर्स, और उसमें उन्होंने बताया है कि तारिक के साथ उनकी क्या बात हुई और कैसे अंत में जाकर आखिर में जाकर एक 4 पॉइंट फॉर्मूला, और ये नाम मुशर्रफ साहब ने दिया, 4 पॉइंट फॉर्मूला, जिससे कि कश्मीर की जो हालत है दोनों तरफ, जो पाकिस्तान के कब्जे में है और जो हिंदुस्तान के पास है, इन दोनों के बीच में लोगों के तरफ से आना जाना और थोड़ा बहुत तिजारत और फिर जो कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं उन सब को अहमियत दिया जाए, और कि इंतजाम किया जाए कि बसें चलेंगी श्रीनगर से लेकर आप पाकिस्तान के अंदर, मतलब कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है वहां अंदर, और वापस आएंगी। तो ये कुछ साल तक चला बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन सब बंद हो गया है। और पिछले 9 साल में जब से कि मोदी जी हमारे वजीर आजम बने हैं, तो पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू की कोई बात नहीं रही है, और मैं इसको एक बहुत बड़ा अफसोस समझता हूँ, क्योंकि 2 ही तरीके हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते को तय करने का। एक तो है जंग, और जंग तो ना हम चाहते हैं ना आप चाहते हैं, तो इसलिए जब जंग नहीं कर सकते हैं तो रहा गुफ्तगू, और गुफ्तगू को मैं कहता हूँ अंग्रेजी में an uninterrupted and uninterruptible dialogue। अनइंटरप्टेड और अनइंटरप्टेबल दोनों की जरूरत है, तो तब जाकर गुफ्तगू के जरिए मेरे ख्याल में काफी आसानी से हम हल निकाल सकते हैं सब मसाइल का, सब समस्याओं का, और तब जाकर हमारे रिश्ते आपके साथ बेहतर होंगे। और साथ साथ चीन के साथ बैठकर, उनके साथ तो हम गुफ्तगू करते हैं, तो मेरे समझ में नहीं आता कि चीन के साथ हम गुफ्तगू करें तो क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ, और उस गुफ्तगू के दौरान हम शायद चीन के साथ भी अपने रिश्ते बेहतर बना सकते हैं। और फिर पूरे दक्षिण जनूबी एशिया में और एशिया समस्त में एक नया माहौल पैदा होगा, जहां की शांति और अमन के आधार पर हम सब आगे बढ़ सके, और अपना पैसा ये क्या कहते हैं फौजों को बनाने में और अस्त्रों को खरीदने में हम जाया न करें। जी मनी साहब, आपकी जो बातें हैं बस बंदा कहता है कि चुप करके सुनते रहे हम। इतनी इंफॉर्मेशन और इतने प्यार से जो आपका तरीका है बात करने का,
इट इज अमेजिंग, आई एम एस्टोनिश्ड कि आप कितनी आसानी से अपनी बात जो है वो कह जाते हैं और बिल्कुल वजन के साथ कहते हैं। अच्छा मनी साहब, मैं तो ये पूछना अब आपसे चाह रही थी कि देखिए ना कि ये यूरोप के अंदर तो 2 वर्ल्ड वॉर्स लड़ी गई, एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जर्मनी के साथ कितनी लड़ाई थी यूरोप की, लेकिन फिर ये सब लोग मिलके बैठे और इन्होंने कहा जी कुछ भी होगा, जैसे वो अरबिक का वर्ड है खली वली, कुछ भी हो जाए हम अब बैठ के ट्रेड करेंगे, भाईचारे को सबको बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि ये सैनिटी कब प्रिवेल करेगी, ये जो हमारी लीडरशिप है, ये जो मैच्योरिटी है, इनके बीच में कब आएगी कि भाई ये छोड़ो ये टेररिज्म का तो सबसे बड़ा विक्टिम खुद पाकिस्तान है, वो तो लोग कुछ शैतान चाहेंगे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात खराब रहे, इस सबको हम डील करेंगे दोनों मिलके इंटेलिजेंस शेयरिंग करके, लेकिन ट्रेड और जो कल्चर और ये सब चलना चाहिए। आप देखिए कि इस वक्त तो क्रिकेट तक भी नहीं चलने दी जा रही है, तो ये कौन सैनिटी शो करेगा, ये कौन मैच्योरिटी शो करेगा? वैसे तो हिंदुस्तान बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई जो है छोटे भाई के साथ जरा अगर प्यार से चले तो आपको लगता है कि चीजें जरा बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तानी जज्बाती हैं लेकिन मोहब्बत वाले भी हैं, तो क्या आप कहेंगे इसके बारे में? पिछले 40 साल से 45 साल से ये कनाडा और अमेरिका के बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि कनाडा और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसके तरफ हमें देखना चाहिए, ज्यादा देखना चाहिए अमेरिका और मेक्सिको के रिश्ते में, क्योंकि वहां इन दोनों के बीच में तकरीबन 100 साल पहले बहुत बड़े जंग हुए और कोशिश थी जर्मनी की तरफ से पहले महायुद्ध में कि मेक्सिको को वो अपना अलाई बनाए। और आपने एक किताब पढ़ा होगा बाय बाबरा टुकमन, जी, जिमरमैन टेलीग्राम, जो कि बताता है कि कैसे इन दोनों देशों के बीच में बहुत ही खराब रिश्ते थे और फिर वो बेहतर बनाए गए, लेकिन आज तक कुछ न कुछ शक रहता है अमेरिका में कि ज्यादा मैक्सिकन हमारे देश में आ जाएंगे और मेक्सिको में कि हम पर दबाव लगाया जाएगा अमेरिका के तरफ से। तो ये जो अमेरिका एंड कनाडा का एग्जांपल दिया जाता है, मैं समझता हूं कि वो एक गलत पैरेलल है, और यदि आपको नॉर्थ अमेरिका में कोई पैरेलल ढूंढना हो तो अमेरिका और मेक्सिको के रिलेशन जो है उस पर आप सोच विचार कीजिए। जहां तक कि यूरोप का सवाल है, यूरोप में बहुत छोटे मुल्कों को उन्होंने अलग अलग ममालिक बनाया। ये जो आज का भारतवर्ष है, आज की जो इंडिया है, उसके सरफेस एरिया आप देखें और यूरोप के साथ आप मुकाबला करें तो भारत वहां मॉस्को से लेकर लिस्बन तक हमारे एरिया है, और जहां इस एरिया में एक ही मुल्क है और यूरोप में 43 मुल्क है, 43 कंट्रीज, तो कोई पैरेलल नहीं है यूरोप का। हमें अपने तरफ देखना है। पाकिस्तान एंड इंडिया should look at each other and not look at foreign examples, which is what Pakistanis often do, and I think that's a big mistake. आप वहां न देखिए, अंदर देखिए, और जब आप अंदर देखते हैं तो बहुत से फायदे पाकिस्तान को पहुंच सकते हैं और हिंदुस्तान के लिए अपने हित में बहुत ही अच्छी चीज होगी यदि हम अपने रिश्ते आपके साथ अच्छे बनाए। तो इसलिए हम दोनों के हक में है कि हम एक दूसरे से बातचीत करें और वो निरंतर हो। I think that's a difficult Hindi word, so I go back to the English word, uninterrupted and uninterruptible dialogue. जी, और इसका उर्दू तर्जुमा आप कर सकते हैं, but it must कि हम लगातार लगे रहे जब तक कि हल न निकले। जी, और यदि ऐसे इस अनुभव से हम आगे बढ़े तो तब शायद हल निकल सकता है। और ये मत कहें
कि हमारे बीच में मतभेद नहीं है, मतभेद बहुत है। और खास तौर पर हम पाकिस्तान से निकला हुआ टेररिज्म का शिकार बार बार बने हैं। और जब भी मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों से बात करता हूं, वो इस चीज को कम करवाते हैं और वो गलत है। और जब वो मुझसे बात करते हैं तो हमारे लोग कोशिश करते हैं कि कश्मीर का जो मसला है उसको कम करें। हमें दोनों के तरफ देखना है। मुशर्रफ साहब के साथ हमारी बातचीत तब शुरू हुई जबकि उन्होंने आश्वासन दिया, गारंटी दी अटल बिहारी वाजपेयी को जनवरी सन 84 में कि 2004 में कि टेररिज्म को कोई जगह नहीं दिया जाएगा। हिंदुस्तान के खिलाफ जो टेररिज्म है उसके लिए कोई जगह नहीं दी जाएगी पाकिस्तान में। और उसके बावजूद यहाँ बंबई भी हुआ, उरी भी हुई, पुलवामा भी हुआ। और आप जो पाकिस्तान सरकार है उसकी शायद मजबूरियां हैं, लेकिन उन्होंने वो कदम नहीं उठाए जिसकी अपेक्षा हम रख रहे थे। तो टेररिज्म को आप कम न कीजिएगा, हमें इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। एक एंटी टेरर मैकेनिज्म सन 2007 में हमने कायम किया था हवाना में, लेकिन वो कभी काम नहीं आई और इसलिए उस पर चर्चा करने की जरूरत है। साथ साथ मैं ये कहता हूं कि कश्मीर के सिलसिले में जो 4 पॉइंट प्रोग्राम मुशर्रफ जी के जमाने में हमने तय किया था, उसको दोबारा दोहराकर देखें कि उस पे क्या संशोधन मतलब अमेंडमेंट्स लाने होंगे और फिर उस आगे बढ़े। लेकिन जब तक की बातचीत नहीं होती है तो ये कहना कि आप क्यों टेररिज्म की बात करते हैं, हम ही शिकार है। अरे ठीक है कि आप शिकार हो, लेकिन हमें भी शिकार बनाया गया है। तो यहाँ इस मामले को हम बहुत सीरियसली लेंगे। और जहां तक कि आप कहते हैं कि कश्मीर में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लॉट ऑफ अनजस्टिस हैज टेकन प्लेस, मेरा ये कहना है कि मुशर्रफ साहब के जमाने में जो 4 पॉइंट फॉर्मूला पर हम आए थे वहीं से हम शुरू करें, उसी को दोहराएं, देखें कि उसमें क्या तबादला लाना हो और फिर किसी हल पर पहुंचे। ये एक सीरियस मैटर है, ये बस जज्बाती नहीं है। जज्बात तो आवाम के बीच में होती है। और जहां तक कि हुकूमत और हुकूमत के बीच में है, 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स जो है वो एक है पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया और आपके नजरिए में कश्मीर का एक फाइनल सेटलमेंट। तो इन दोनों को हम सीरियसली ले और दोनों पर चर्चा हो और फिर देखें कि कहां तक हम बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये तो चीजें बिल्कुल रोकने की जरूरत है जनाब। ये तो स्टेट लेवल पे ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। अगर मुशर्रफ साहब कर सकते थे तो मुझे लगता है बाकी लोग भी कर सकते हैं। लेकिन वही है कि हम हमेशा दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिल के बैठे। और क्योंकि देखें ना, यूरोप की फिर मैं बात इसलिए करती हूँ कि उनका कल्चर डिफरेंट है, जबानें डिफरेंट हैं। इंडिया पाकिस्तान में तो कल्चर भी एक है, लैंग्वेज एक है, हमारा रहना सहना, खाना पीना, हमारा लिबास सब एक जैसे हैं। तो हमको तो मिलके जरूर बैठना चाहिए। हम प्रे करते हैं सर कि आप जैसे लोग जिन्होंने बहुत कोशिश की और आपकी सरकारों ने कोशिश की कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलके बैठे और साथ साथ आगे चले, जिसको कि हम उस पीरियड को ब्रोमैंस कहते थे जो दोनों देशों के बीच में था। हम चाहते हैं कि वो ब्रोमैंस चलता रहे और आगे बढ़े। वी आर एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड एंड जी कि ये जो किताब है मेमोइर्स ऑफ अ मैवरिक जी कि इसको कोई कनाडा का पब्लिशर जी हमारे पब्लिशर के साथ संपर्क करके उसको वहां छापने की कोशिश करे, क्योंकि ये किताब हिंदुस्तान में ही बिक सकता है जी। तो अभी जो आपके दर्शक है वो उस किताब को कनाडा में नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के जरिए कोई कनाडा का पब्लिशर हो, शायद पाकिस्तानी ओरिजिन का, तो उन्होंने इसको छापा तो तब तफसील में वो देखेंगे
कि मेरे जो 3 साल रहे पाकिस्तान में वो कैसे गुजरे, और फिर पिछले 40 साल में जो 40 मरतबा मैं पाकिस्तान हो आया हूँ, वहां क्या मैंने देखा है और कैसे मैंने सब लोगों से संपर्क किया है, और कि मेरे विचार क्या है, मेरी सोच क्या है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते को बेहतर बनाने का। तो ये सब यदि पाकिस्तानी जो कनाडा में रहते हैं या कनेडियन सिटीजन बन गए हो, और जो हिंदुस्तानी कनाडा के सिटीजन हो या आज तक इंडियंस हो, वो पढ़ें और आपस में उनकी बातचीत हो, और आप मुझे इनविटेशन दीजिए कनाडा आने का, और फिर हम बात करेंगे सब लोगों से और कोशिश करेंगे कि डायस्पोरा में वो माहौल बनाया जाए जिससे कि हमारी सरकारें यहाँ इस बड़े सगीर में उसका फायदा उठा पाए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मनी साहब। इट इज एन एब्सोल्यूट प्लेजर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे तो पहले मैंने बड़ी जुर्रत की आपके सामने बैठने की और जुर्रत की आपसे बात करने की। आई एम सो प्रिविलेज्ड, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमसे बात की। और हमें पता है, मुझे पता है आपने जो बातें की हैं पाकिस्तान के बारे में, बहुत प्यार आपने शो किया पाकिस्तान को, और इसीलिए इतने बार आपने पाकिस्तान के चक्कर भी लगाए, और आपने कहा है बहुत दफा कि पीपल्स टू पीपल कांटेक्ट जरूर होना चाहिए, और हम दुआ करते हैं कि ये चलता रहे। वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद यू एज एंड व्हेन पॉसिबल नेक्स्ट टाइम। पाकिस्तान में भी बीम होता है जी बिल्कुल सर, सारी दुनिया में देखा जाता है, बिलखसूस पाकिस्तान में, बिलखसूस पाकिस्तान में देखा जाएगा। जी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि फरवरी महीने में फैज का जो फेस्टिवल है लाहौर में, उसके लिए सलीमा हाशमी जी ने मुझको इनवाइट किया है। माशाल्लाह। कुछ इंतजाम भी हो रहा है काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस जुबैरी साहब की तरफ से कि कराची में इस किताब का क्या कहते हैं लॉन्च हो। तो अब मेरे पाकिस्तानी दोस्तों से मेरी मांग ये है कि वो लाहौर में रहे तो फैज अहमद फैज साहब के फेस्टिवल में आए, और यदि वो कराची में हो तो तब जो इंतजाम किया जा रहा है जुबैरी साहब की तरफ से पाकिस्तान काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, उसमें भी वो शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यस एब्सोल्युटली, हम भी लोगों को कहेंगे कि मनी साहब से मिलने का आपको बहुत ही रेयर चांस है। एक दफा लाहौर में और एक दफा कराची में मिलेगा, आप जरूर उनके साथ मिलें और जो है उनको देखें कि कैसी पर्सनालिटी है, कैसा उनका दोनों देशों के बीच में प्यार बढ़ाने का जो एक उनका मिशन है वो कहाँ पे खड़ा है। सर हम वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने हमसे हमारे लिए टाइम निकाला और हमसे बात की। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू कनेक्ट विद यू एज एंड व्हेन पॉसिबल, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं, बट थैंक यू फॉर नाउ। थैंक यू। You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.